हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। एक वर्ब की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जिस तरह मेन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इंपेरेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। सो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है मेन वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट काइंड जो है मेन वर्ब की है। मेन वर्ब्स इंडिकेट एन एक्शन, स्टेट और इवेंट। हमें मेन वर्ब से तीन चीजों के बारे में पता लगता है। एक्शन क्या हो रहा है यानी काम क्या हो रहा है, स्टेट क्या है हालत क्या है, और इवेंट क्या हुआ। एक्शन, स्टेट और इवेंट, ये तीन चीजें हमें मेन वर्ब से पता लगती हैं। अब यहाँ तीन मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलती हूँ। इसमें काम क्या हुआ अगर हम देखें तो प्ले खेलने का काम हुआ है। तो प्ले एक मेन वर्ब है और ये हमें बता रही है एक्शन के बारे में, यानी एक्शन क्या हुआ है, प्ले खेलने का काम हुआ है। अब आई यहाँ पे क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन यानी सब्जेक्ट, और फुटबॉल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर खेलने का, यूं समझ लें, एक्शन किया गया। तो जिस चीज पे एक्शन हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद है इट रेन्ड, बारिश हुई। अब इवेंट क्या हुआ है, बारिश होने का। प्ले एक एक्शन था, रेन्ड एक इवेंट हुआ है। रेन्ड, बारिश होना, एक इवेंट हुआ है। इसके बाद है स्टेट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम इल। अब आपको लग रहा होगा कि इज एम आर तो जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब देखें यहाँ पे प्ले या रेंड की तरह की कोई ऐसी वर्ब नहीं दी हुई है जिसको हम सेकंड या थर्ड फॉर्म में डिवाइड कर लें। तो अगर मेन वर्ब ना दी हो और हेल्पिंग वर्ब दिया हो और इस तरह कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब अगर दिया होगा उसको हम मेन वर्ब ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है आई एम इल, मीनिंग भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हमें ये बताया जा रहा है स्टेट कैसी है, हालत कैसी है, कि मैं बीमार हूं। तो मेन वर्ब हमें तीन चीजों के बारे में बताती है, एक्शन के बारे में, स्टेट के बारे में, इवेंट के बारे में। अगर सेंटेंस में एक प्रॉपर मेन वर्ब ना दी हो, सिंपल बात, मीनिंग ठीक क्लियर हो रहा हो, हेल्पिंग वर्ब दिया हो, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है। आई होप मेन वर्ब अच्छे से क्लियर हो गई, एक्शन, इवेंट और स्टेट। इसके बाद है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का काम क्या होता है, स्टेट जिस तरह हमें पता लगता है बताती है। इसको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इमोशंस बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए। फर्स्ट 2 ये हैं। अब इमोशन हम किस तरह के बता सकते हैं, लव, हेट, वांट, नीड, ये इमोशंस हैं हमारे। पोजेशन का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज बताने के लिए कि ये चीज मलकियत है। हैव, ओन, वांट, बिलोंग, ये सारे वर्ड जो हैं इमोशंस शो करते हैं, ये सारे वर्ड पोजेशन शो करते हैं। अब सेंस की अगर हमने कोई बात करनी है तब भी स्टेट वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह हियर, स्मेल। थॉट अगर कोई हमने जाहिर करना है, जैसे नो, बिलीव, रिमेंबर, आई नो यू, आई बिलीव यू, आई रिमेंबर यू, इस तरह के सारे वर्ड्स भी हम स्टेटिव वर्ब से बता सकते हैं, जिसमें इमोशन आ रहे हैं, पोजीशन आ रही है, सेंस आ रही है या थॉट आ रही है। इसके बाद है रेगुलर वर्ब। एक वर्ब को हम 3 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखें, फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पुश एक फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, प्रेजेंट फॉर्म है। अगर हमने इसका पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बनाना है तो वो बनेगा पुश्ड, पुश्ड। अब सेकंड स्टॉप दिया हुआ है, पास्ट फॉर्म बनेगी या सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल स्टॉप्ड। मूव फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म मूव्ड और मूव्ड। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, देखें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ने हमने ईडी सिंपल लगा दिया, ऐसे ही है ना। तो जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए एक रेगुलर पैटर्न ईडी वाला फॉलो करें तब हम इसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। हम देखें दोनों में ईडी लगा हुआ है, मूड में भी ईडी लगा हुआ है। तो ये एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हुआ है कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए सिंपल ईडी लगा दें। तो जब ईडी लगा के हम फॉर्म बना रहे हैं तो उसको रेगुलर फॉर्म कहते हैं। अब दूसरी फॉर्म इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हर दफा हम वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए ईडी नहीं लगा सकते हैं। आपने बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी हुई होंगी। तो जब हम ईडी नहीं लगा रहे हैं उसे हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं।
इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द टिपिकल पास्ट टेंस और पास्ट फॉर्म। हम का टिपिकल पैटर्न जो है ईडी वाला वो फॉलो नहीं करते। अब जिस तरह यहाँ एक लिखा हुआ है चूज, चूज का मतलब होता है मुंतखब करना। अब सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म इसकी चोज और थर्ड फॉर्म चोजन। अब सेकंड फॉर्म भी डिफरेंट है, थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट है, कोई ईडी नहीं आ रहा, तो ये एक इरेगुलर वर्ब है। अब कई दफ़ा ये हो जाता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं। जिस तरह एक वर्ड हो फीड, जिसका मतलब होता है खाना खिलाना, इरेगुलर फॉर्म को भी आगे हम डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड करते हैं। फीड होता है खाना खिलाना, तो जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो वो हो जाती है फेड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है फेड। अब यहाँ पे ये दोनों चोज और चोजन अलग अलग थे, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म फेड और फेड एक जैसी है। तो लेकिन ईडी तो दोनों कंडीशंस में नहीं आ रहा है, तो ये इरेगुलर फॉर्म ही। अब नीचे दिया हुआ है शट शट शट। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये रेगुलर एक जैसी जा रही हैं तीनों, तो ये रेगुलर वर्ब है। ईडी तो यहाँ पे भी नहीं आ रही, तो ये ऐसी वर्ब जिसको बनाते हुए सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी नहीं लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ रही है, सेकंड और थर्ड फॉर्म चाहे उसकी सेम है या सेकंड और थर्ड बिल्कुल डिफरेंट है या तीनों एक जैसी आ रही है, ईडी नहीं अगर आ रहा तो वो रेगुलर वर्ब है। अगर ईडी आ रहा है तो वो रेगुलर वर्ब है, अगर ईडी नहीं आ रहा तो वो इरेगुलर वर्ब है। तो शट कट जिस तरह होता है कट कट कट, हर्ट जिस तरह होता है हर्ट हर्ट हर्ट, तो ये एक इरेगुलर फॉर्म है। इसके बाद है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। दे आर फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। ये ज्यादातर मेन वर्ब को फॉलो करती हैं और दे एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब होता है उसका मीनिंग इलेबोरेट करके डिटेल से बताती हैं। अब ये सारे जो दिए हुए हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिस तरह इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड या वुड। इसके बाद है फ्रेजल वर्ब। Phrasal verbs are two or more words that act together as a completely new verb with a meaning separate from those of the original words. अब phrasal verb किसे कहते हैं, ये उनके लिए जिन्होंने इसका नाम पहली दफा सुना है। देखिए दो वर्ड्स दिए हुए हैं, एक वर्ड है ब्रेक, एक है इनटू। हमने ब्रेक का मीनिंग पढ़ा होता है तोड़ना, लेकिन अब ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है। जब हमने ब्रेक इनटू दो डिफरेंट वर्ड्स को मिला दिया तो ये एक नया वर्ड बन गया जिसका मतलब है टू एंटर बाय फोर्स, यानी फोर्सफुली कहीं से कहीं पे एंटर होना, यानी फोर्सफुली जबरदस्ती कहीं पे एंटर होना। इसके बाद है गेट अराउंड। गेट का नॉर्मल हमने मीनिंग ये पढ़ा होता है हासिल करना, लेकिन जब हमने इसको एक और वर्ड के साथ मिला दिया अराउंड के साथ, तो इसका मतलब एक हो गया टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करना। कई दफ़ा ये होता है कि एक फ्रेजल वर्ब के दो या तीन मीनिंग भी आ सकते हैं। अब इसके बाद एक वर्ड है लेट और ऑन। गेट को इंग्लिश में मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि गेट को इस्तेमाल करने के कौन से तरीके हैं, तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, ये आपको हेल्प करेगा ये सीखने में कि गेट को हम इंग्लिश में मुख्तलिफ तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है एक वर्ड लेट, और इसको जब हमने ऑन के साथ मिला दिया तो एक नया मीनिंग बन गया, वो है रिवील। जिस तरह कोई सीक्रेट रिवील करना, जाहिर कर देना, बता देना। इसके बाद है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है, फॉल का मतलब वैसे तो हमने ये पढ़ा होता है गिर जाना, लेकिन जब हमने अपार्ट के साथ इसको लगा दिया तो एक नया वर्ड बन गया फॉल अपार्ट। इन दोनों को मिला के इसका मीनिंग बनता है टू डिसइंटीग्रेट, यानी अलग अलग कर देना, टुकड़ों में डिवाइड कर देना। तो फ्रेजल वर्ब किसी ऐसे वर्ड को कहते हैं जो दो नए वर्ड होते हैं, जब हम इनको मिला देते हैं तो बिल्कुल एक न्यू वर्ब के तौर पे काम करते हैं और इनका एक नया मीनिंग बन जाता है। इसके बाद है इम्पेरेटिव वर्ब्स। नाम से ही पता लग रहा होगा, इम्पेरेटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट क्रिएट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस which gives command, instruction or express request, etc. These verbs tell someone to do something. जब हमने किसी को कोई काम करवाना है ना किसी से, तब हम imperative verbs का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कोई हुक्म देना है, अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, हदायत देनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तब हम imperative verbs का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह शट, अब हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं शट दी डोर, डोर बंद करें, या हम इसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं प्लीज शट दी डोर, डू इट, प्लीज रन, ईट इट, ओपन द बुक, रीड इट अलाउड, ऊंचा पढ़ें। कोई ऐसी वर्ब जो हम इस्तेमाल करें जब हमने किसी से कोई काम करवाना है, चाहे वो कमांड की सूरत में, हुक्म की सूरत में, इंस्ट्रक्शन हदायत की सूरत में है,
रिक्वेस्ट की सूरत में हम, तो उन वर्ब्स को हम इम्पेरेटिव वर्ब्स कहते हैं। इसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वाली वर्ब होती हैं जिसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे ही राइट्स एवरी डे, चलो फर्ज करें एक चीज समझते हैं यहाँ पे, ही राइट्स एवरी डे, तो क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। हम अपनी बात का मीनिंग क्लियर करने के लिए कुछ वर्ड्स लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा था वो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो एडवर्ब, अब ये एक एडवर्ब दिया हुआ है, ही राइट्स डेली। हम अपनी बात का मीनिंग कन्वे करने के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रोज लिखता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हर दफा वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर यूं सिंपल देखें, ही राइट्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, शी सिंग्स वो गाती है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, वी प्ले हम खेलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। तो ऐसे वर्ब जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आता है। जैसे ही प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेलता है। अब इसमें एक्शन क्या हुआ, काम क्या हुआ है, प्ले खेलने का, तो ये एक मेन वर्ब है। क्या चीज खेली गई है, यानी खेलने का एक्शन किस चीज पे हुआ है, टेनिस पे हुआ, तो टेनिस एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। माई ब्रदर बॉट अ न्यू टी शर्ट। मेरे भाई ने एक नई टी शर्ट खरीदी। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, तो यहाँ पे हमने इसको सेकंड फॉर्म के तौर पे लिखा हुआ है पास्ट टेंस में। माई ब्रदर बॉट अ न्यू टी शर्ट, काम क्या हुआ है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे, ये बता रही है एक्शन क्या हुआ है, खरीदने का काम हुआ। क्या चीज खरीदी गई है, न्यू टी शर्ट खरीदी गई, तो न्यू टी शर्ट एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जब वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब हमें तीन चीजों के बारे में बताती है, एक्शन के बारे में, इवेंट के बारे में, स्टेट के बारे में। स्टेटिव वर्ब 4 ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है, इमोशन में, पोजेशन में, सेंस में, थॉट में। रेगुलर वर्ब जिसमें ईडी आ जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, इर्रेगुलर वर्ब जिसमें हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगाते हैं। फ्रेजल वर्ब टू डिफरेंट वर्ड्स को मिला के जब हम एक नया वर्ड बनाते हैं, एक नई वर्ब बन जाती है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देती है, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इंपेरेटिव वर्ब कहते हैं जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आई होप आपको वर्ब्स की सारी काइंड अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।